बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जो क्यूरेटिव पिटिशन है वो हुकूमत ने वापस लेने की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये इल्तिजा की गई थी कि हुकूमत जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ क्यूरेटिव पिटिशन वापस लेना चाहती है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपने चैम्बर में इस केस की समाअत की और इस पर फैसला महफूज कर लिया। ये केस जो आप सबको शायद याद होगा कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ एक सदारती रेफरेंस, एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सदर मुमलिकत की जानिब से भेजा जाता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो है वो जजेस को बिठाया जाता है। जजेस बैठते हैं, लार्जर बेंच बनता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो उस वक्त उस लार्जर बेंच की समाअत कर रहे थे जब जस्टिस गुलजार जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। तो लिहाजा जी ये केस जो है इसके अंदर तो सबको पता था कि उस वक्त की जो हुकूमत है उसकी बदनीयती शामिल है और वो हुकूमत ने जस्ट इसलिए जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को टारगेट किया था कि वो किसी तरीके जो है वो उनका रास्ता रोक सके, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से किक आउट किया जा सके। क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं उनका असल में जो उनको टारगेट करने का मकसद था वो सिर्फ एक ही था कि जो 2017 में उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस की एक रिपोर्ट जारी की थी और वो जो फैज़ाबाद धरना केस की जो रिपोर्ट थी उसमें बड़े बड़े इंकशाफात हुए थे, बहुत से लोगों के नाम आए थे, बहुत से लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगे थे, बहुत से लोगों को एक्सपोज किया गया था, बहुत से लोगों के किरदार पर सवालात उठे थे। तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं बेसिकली उनके खिलाफ ये सदारती रेफरेंस जो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस पर डिबेट होती है, 2019 में ये सदारती रेफरेंस, ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है वो बनाया जाता है और ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सदर मुमलिकत जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफर कर देते हैं। 2020 में इसके ऊपर फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस रेफरेंस को कलअदम करार दे देती है। 2021 में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है वो सुर्खरू होती है। तो ये 2 साल जो है आप समझ लें कि 2 से 3 साल का जो टाइम पीरियड था उनके ऊपर बहुत मुश्किल वक्त था और उन्होंने अपने ख़ानदान को और अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया, उनकी पूरी फैमिली ने अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश किया और अल्लाह का शुक्र है वो सुरखरू हुए और जो भी उनके हक़ में फ़ैसला आया वो इस मुल्क को कौम के लिए बेहतर साबित हुआ। और बहुत खुशी हुई कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं, जो एक बहुत इंटेग्रिटी वाले जज हैं, बहुत ऑनेस्ट जज हैं, बहुत ईमानदार जज हैं, उनके हक़ में फ़ैसला आया और उन लोगों को शिकस्त हुई, उन लोगों को मुंह की खाना पड़ी जिन्होंने ये झूठा और जाली रेफरेंस बनाया था। अब गवर्नमेंट ने जो क्यूरेटिव पिटिशन है, जो क्यूरेटिव पिटिशन जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से रिक्वेस्ट की है कि हुकूमत कहती है कि हम उसको वापस लेना चाहते हैं, उसके ऊपर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपने चैम्बर में समाअत की और समाअत के दौरान जो है उन्होंने फिर अटॉर्नी जनरल साहब जब वो दलाइल दे रहे थे तो उनके दलाइल के बाद अब ये फैसला महफूज हो गया और देखते हैं कि जी क्या फैसला सुनाया जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है, नेक्स्ट व्लॉग में भी करनी है। एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी अहम है वो ये है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अब अपने साथी जजेस से मुलाकातें कर रहे हैं और वो मुलाकातें करने का मकसद ये है कि अब उनको ये समझ आ गई है कि जजेस की अक्सरियत उनके खिलाफ है। क्योंकि जिस किस्म के उन्होंने मुतनाज़े फैसले किए, जिस तरह से उन्होंने मुतनाज़े बेंचेस बनाए, जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल मार्शल लॉ कायम करने की कोशिश की, अदालत को एक बार फिर नज़रिया ज़रूरत के रास्ते की तरफ धकेलने की कोशिश की, इससे अदलिया को बहुत मेजर लॉस हुआ, इससे अदलिया की क्रेडिबिलिटी ख़राब हुई, इससे अदलिया के किरदार के ऊपर सवालात उठे और अदलिया के ऊपर एक आम आदमी ने नहीं बल्कि आप समझ लें कि पूरी पाकिस्तानी कौम ने सवालात उठाए कि एक सुप्रीम कोर्ट के अदालत उज़्मा के सरबराह की हैसियत से जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जिम्मेदारियां थी, जो उनके इक़दामात थे और जिस तरह से वो काम कर रहे थे, हर एक चीज़ के ऊपर उंगलियां उठती रहीं, हर एक चीज़ के ऊपर सवालात उठते रहे। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं जी उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं और अब जब वो अपने साथी जजेस के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, अतर मिनिल्ला को, या अफरीदी साहब को, उसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा को, मोहम्मद अली मजहर साहब को अब वो बेंचेस में बिठाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो सवाल तो ये बनता है कि पहले तो 3 या 5 जजेस बैठकर केस की समाअत कर रहे थे,
अब चूंकि जो बकिया जजेस हैं उनको इसलिए उस बेंच में शामिल किया जा रहा है ताकि जो मेरे पर उंगलियां उठी, मेरे पर जो इल्ज़ामात लगे, वो किसी तरह से वो सिलसिला बंद हो, वो बात हमेशा के लिए बंद हो जाए। जो मेरे पर उंगलियां उठती रही, जो मेरे करैक्टर असैसिनेशन होती रही, जो मेरे किरदार के ऊपर सवालात उठते रहे, तो अब उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। दूसरी खबर यह है कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज की गई है और जो एडवोकेट हैं सरदार सलमान डोगर साहब, उन्होंने ये शिकायत दर्ज की है, इसको आप रेफरेंस कह सकती हैं, कि आर्टिकल 209 के तहत उन्होंने कहा कि जी उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है और रेफरेंस इस बुनियाद पर बनाया गया कि आर्टिकल 209 के तहत इन जजेस ने आइन की खिलाफ वर्जी की, अपने जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए, लिहाजा इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए। अब ये जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, ये बेसिकली तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के जहनों में बहाम ये है कि जो चीफ जस्टिस है अगर उसके खिलाफ रेफरेंस आ जाता है तो फिर उसकी समाप्त कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मोस्ट सीनियर जज हैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जो हाल ही में अब मुल्क के नए चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। सितंबर के अंदर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो जाएंगे और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो इस रेफरेंस के ऊपर समाप्त कर सकते हैं, लेकिन लिहाजा जी जब इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ था तो उस वक्त जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे साहब जो हैं वो सीनियर जज थे, तो उस वक्त भी ये सवाल उठा कि जी इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ जो है वो कौन रेफरेंस जो है उसकी समाप्त करेगा या कौन उस रेफरेंस पर फैसला देगा। तो उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो एक ऐसा फैसला भी लोगों के जहनों में, खैर ये बात है कि इफ्तिखार चौधरी ने पहले कहना शुरू कर दिया था कि जी मैं अगर मेरे खिलाफ अगर इस तरह से होता तो मैं नहीं तस्लीम करूंगा, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हूं, मैं अदालत उज़्मा का सरबराह हूं, लिहाजा मेरे खिलाफ जो फैसला आएगा वो कबूल नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना मामला थोड़ा डिफरेंट है। ये रेफरेंस जिस बुनियाद पर दर्ज हुआ, ये रेफरेंस जिस बुनियाद के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया, वो बुनियादें बहुत मजबूत हैं। वो बुनियादें ये हैं कि जी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, जस्टिस मोहम्मद अली, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं। अब ये जो चारों जजेस हैं, इनकी अगर आप इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देखें तो ये गवर्नमेंट के खिलाफ फैसले दे चुके हैं। इनके जितने भी आप फैसले उठा कर देख लें, इफ्तिखार चौधरी जो थे वो भी ऐसे करते होते थे। उनके दौर में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मुंतखब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को स्विस हकाम को ख़त ना लिखने पर जो है वो घर भेज दिया गया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस वक्त अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और उन्होंने उस वक्त जो ये फैसला दिया था, उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ वो मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था, वो इंतहाई मुतनाज़ फैसला था। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ क्या हुआ, आप सबको याद है कि उनको पैनामा के केस में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 जो है वो जजेस ने, 5 जजेस ने ये फैसला दिया कि जी उन्होंने लिहाजा बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली, उनको नाअहल करार दे दिया जाता है। और 5 रुकनी बेंच को लीड कर रहे थे जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब, जो साबिक चीफ जस्टिस भी रहे। तो उस वक्त जो है अगर नवाज शरीफ और गिलानी साहब को अगर आप सामने रखें, दोनों को, अगर आप दोनों वज़राए आज़म को सामने रखें, तो दोनों वज़राए आज़म वो वज़राए आज़म हैं जिनकी पार्टीज़ ने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, मिसाक़े जमहूरियत किया। और मिसाक़े जमहूरियत इस बुनियाद पर था कि उस वक्त के डिक्टेटर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को एक आइनी तरीके से इक़्तिदार से बाहर किया जाए, जो गैर जमहूरी तरीके से इक़्तिदार पर मुसल्लत हुआ, जिसने पाकिस्तान में आइन का कत्ल किया, कानून का कत्ल किया, पाकिस्तान में आइन को अपने पांव तले रौंदा, जजेस को बालों से घसीटने के अहकाम जारी किए, अकबर बुगटी को, बेनज़ीर को, जितने भी लीडरान थे उन सब को इसने जो है वो उनके खिलाफ साजिशें की। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में परवेज़ मुशर्रफ साहब का डायरेक्ट नाम था। उसके बाद जस्टिस जो इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, जिस तरह से उनको घर भेजा गया, वो सारा मामला, उसमें भी परवेज़ मुशर्रफ का नाम। उसके बाद जस्टिस अब्दुल कदीर खान साहब जो थे,
उनको नज़रबंद करने में परवेज़ मुशर्रफ का नाम, अकबर बुगटी को मरवाने में परवेज़ मुशर्रफ का नाम, बलोचों को आपस में, कौम प्रस्त बलोचों को आपस में लड़वाने में परवेज़ मुशर्रफ का नाम। तो जब परवेज़ मुशर्रफ को इक़्तिदार से बाहर किया गया तो उस वक्त जो गेम कर रहे थे जनरल कियानी साहब, जो उस वक्त के DGISI थे जनरल शुजा पाशा, तो जिस किस्म की वो गेम कर रहे थे उनको तो समझ आ गई थी कि परवेज़ मुशर्रफ जो है वो तो फारग हो गया। लिहाजा परवेज़ मुशर्रफ को निकालने का जो तसलसल था, जो जिसमें उनको कामयाबी मिली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, तो उसके बाद जब परवेज़ मुशर्रफ साहब इक़्तिदार से फारग हुए तो गिलानी साहब जो हैं उनको हटा दिया गया, उनके दौरे हुकूमत में उनको वज़ारत उज़्मा से फारग कर दिया गया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने 2013 में, तो उनको पैनामा के केस में, पैनामा के जो है वो केस में उनको 5 रुकनी बेंच ने नाहल करार दे दिया, ताहयात नाहल करार दे दिया। तो सिविलियंस के साथ जो होता रहा उसमें जहाँ पर डिक्टेटरों पर इल्ज़ामात आए वहीं पर अदालतों पर भी इल्ज़ामात आए। कभी हमारे यहाँ पर डिक्टेटर्स ने मार्शल लॉ लगाकर हुकूमतों के तख्ते उल्टे, कभी यहाँ पर इस मुल्क में अदालतों ने जो है वो अदालती फैसलों के ज़रिए वज़ीर आज़म को घर भेजा। तो सर ये जो सिलसिला चल पड़ा था, बेसिकली जो उमर अता बंदियाल साहब हैं, उन्होंने, आप सबको शायद याद होगा कि एक जो आइन बना था, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको 50 साल हो गए हैं। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान के आइन को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जिस आइन की धज्जियाँ उड़ाई डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने, जब वो कौमी असम्बली में खड़ा होकर कहता है कि जी ये जो अदम एतमाद है ये तो गैर जमहूरी है, लिहाजा जी इसको मुस्तरद करते हैं। और वही कासिम सूरी जो 3.5 साल इस कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर रहा, जाली वोट लेकर स्टे ऑर्डर के ऊपर बैठा रहा, और वो इतना बेशर्म इंसान था कि उसने इस कौमी असम्बली को अपने बाप की जागीर समझा हुआ था। तो वो शख्स जो है वो इस कौमी असम्बली में 3.5 साल जाली वोटों के साथ स्टे ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर रहा। तो वो आइन की धज्जियाँ उड़ाता है, उसको पाकिस्तान की कोई अदालत नहीं बुलाती। फवाद चौधरी सरेआम खड़े होकर पार्लियामेंट में जो है वो जजेस को थ्रेट करते हैं, उनको पाकिस्तान की कोई अदालत नहीं बुलाती। इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के इदारों की रेट को चैलेंज करते हैं, पाकिस्तान के इदारों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाते हैं, पाकिस्तान के इदारों के सरबराहान के ऊपर घटिया और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हैं, उनको पाकिस्तान की कोई अदालत नहीं बुलाती। लेकिन यहाँ पर जी जो आइन का कत्लेआम हुआ, जिस तरह से हमारा आइन, एक आइन ने हमारे 50 साल मुकम्मल किए, और दूसरी तरफ जी एक अदालत ने एक आइन बना दिया, और उसमें आप सब क्रेडिट पेश करें जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को, और जस्टिस एजाजुल हसन साहब को, कि तीनों जजेस जो हैं उनका नाम तारीख के बदतरीन सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, कि जिन्होंने आर्टिकल 63A के ऊपर एक मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन दिया, परवेज लाई को वज़ीर आला बनवाने के लिए आइन की माँ बहन एक कर दी, आइन की धज्जियां उड़ा दी, आइन को रोल दिया अपने पांव तले, और आइन को क्या किया, आइन को रीराइट कर दिया कि परवेज लाई की दफा जो अरकान असम्बली हैं, जो पंजाब असम्बली के अरकान हैं, मुनहरिफ अरकान, उनका वोट काउंट होगा, और हमजा को जो मुनहरिफ अरकान वोट डालेंगे वो वोट काउंट नहीं होगा, उनको डिसीट कर दिया जाएगा। और उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर का फैसला, आर्टिकल 63A में जस्टिस मुनीब अख्तर का जो फैसला है, जिसमें वो मौसूफ फरमाते हैं कि जी पार्टी से इनहराफ करना या पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करते हुए किसी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट कास्ट करना, ये रुकने असेंबली जो ये करता है वो कैंसर से भी बड़ी बीमारी है, और वो इस मुल्क का नासूर है। तो सर जब परवेज लाई की बारी आती है तब वो लोग जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं, और जब वो हमजा को वोट कास्ट करते हैं तब वो बहुत बुरे हो जाते हैं। तो ये जो है ना, अदालतों ने जो प्रेसिडेंट सेट किए हैं ये बेसिकली ख़त्म होने चाहिए। इलेक्शन करवानी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ने कानून साजी करनी है, अदालतों ने अपने इख्तियारात के मुताबिक फैसले करने हैं। अदालतों को ये राइट नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को कहें कि जी आप फंड्स की फराहमी के लिए हुकूमत को कहें और उसके बाद वो रिपोर्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं। ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि उन्होंने इलेक्शंस करवाने हैं। ये काम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का नहीं है, ये काम जस्टिस एजाजुल हसन साहब का नहीं है, ये काम जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब का नहीं है, और ये काम जो है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का नहीं है। ये काम उन लोगों का है जिन्होंने इलेक्शंस करवाने हैं, इलेक्शंस का इनेकाद मुमकिन बनवाना है, इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने हैं। ये नहीं हो सकता है कि कोई आए और आकर कह दे कि जी असेंबली तोड़ दी, बाप की जागीर थी और जानबूझकर तोड़ दी, दिल कर रहा था।
कल को कोई भी इक़्तिदार में आता है, कोई भी इक़्तिदार के मजे लूटता है, 10 दिन बाद उस पर मुश्किल वक्त आता है और वो कि मैंने जी असेंबली तोड़ दी, तो इट डजेंट मीन कि असेंबली जो है वो तोड़ने के बाद कह दिया जाए कि जी इलेक्शंस कॉल कर दिए जाएं। पाकिस्तान का जो आइन है, अगर आप उसको उठाकर देखें तो बहुत से लोग जो इस वक्त आइन की माँ बहनें कर रहे हैं, आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आइन को रोल रहे हैं, उनको ये भी पढ़ा दिया जाए कि आइन ये कहता है कि असेंबली अपनी 5 साल आइनी मुद्दत पूरी करेगी, असेंबली अपनी 5 ईयर टर्म पूरी करेगी। लेकिन यहाँ पर सर वो असेंबली को मानता ही नहीं है, यहाँ पर कोई असेंबली की कार्रवाई को नहीं मानता, यहाँ पर कोई असेंबली की कानून साजी को नहीं मानता। हर बंदे ने अपना जो है वो कानून बनाया हुआ है। लिहाजा ये जो हुआ, जिस तरह से ये सारा कुछ हो रहा था, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के गिर्द घेरा तंग हो रहा है और अब उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जजेस जो हैं उनके हाथ खड़े हो चुके हैं और जिस तरह से वो तरले मिन्नतें कर रहे हैं अपने जजेस हजरात के कि जी आप जो है ना वो आपने मेरे साथ बैठना है, मैंने बेंचेस बना दिए, अब आपका मेरे साथ कोई गिला शिकवा नहीं। तो सर पूरी कौम ने देखा जो इंतहाई मुतनाज़ फैसले इन अदालतों की तरफ से आए, जो लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को जमानतें दी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की मोहब्बत में आर्टिकल 63A के अंदर आइन को ही रीराइट कर दिया, सर सारी कौम ने देखा। अब कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जो क्यूरेटिव पिटीशन है उसका जो भी फैसला आता है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इन अदालतों के ऊपर अब एक आम आदमी को इत्मीनान नहीं रहा। जब तक ये बेंच फिक्सिंग होती रहेगी, जब तक ये किसी लाडले के हक में फैसले आते रहेंगे, तब तक इन फैसलों को कोई नहीं मानेगा। इलेक्शंस होंगे आइन और कानून के मुताबिक। नेक्स्ट व्लॉग में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो पार्लियामेंट के अंदर स्पीच की उस हवाले से बात करूंगा, इलेक्शंस के हवाले से बात करूंगा, कानून साजी जो पार्लियामान में हुई उसके ऊपर बात करूंगा और आपको न्यू अपडेट्स दूंगा, नई खबरें आपके सामने पेश करूंगा और अपने देखने वाले तमाम व्यूवर्स को कहूँगा कि लम्हा ब लम्हा खबरों से बाखबर रहें और इस किस्म की जो खबरें हैं उसको सुना करें, डेली बेसिस पर अखबार पढ़ें और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो खबरों से बाखबर रहें। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।